गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 65 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 9 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो जीव जंतु हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कैसे पैदा होते हैं। तो देखो, हमारे सर्वाइवल के लिए जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनको जीने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इसीलिए अनिवार्य हो जाता है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि जो हमारा अस्तित्व है वो बचा रहे। मान लीजिए हम बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अब और जन्म तो होंगे नहीं, जो पहले वाले हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे इस तरीके से मनुष्य है वो खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उसको बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन है वो असेंशियल है, अनिवार्य है, ठीक है। अब देखो, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। जो ऑर्गेनिज्म से क्या वो एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम, जैसे आपके पेरेंट्स से क्या आप बिल्कुल सेम वैसे हो। आपकी कुछ चीज़ें, आपके जो कुछ लक्षण है, कुछ चीज़ें आपकी सेम होती हैं, आप उनसे मिलते जुलते हो, लेकिन क्या एग्जैक्ट हो आप उनके। तो इसके बारे में रीड करो। चलो देखो, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर दिखते हैं, उनकी जो बॉडी डिजाइन है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। हाथ पैर नाक सब जो हमारे जितने भी हम ह्यूमंस हैं सबके सेम होते हैं। कहने का मतलब सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही होता है ना। सबके दो कान होते हैं, नाक होता है, आईज होती हैं, जो हमारे ईयर्स हैं, लेग्स हैं, वही स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है। अगर जो बॉडी डिज़ाइन है वो सिमिलर है तो जो ब्लूप्रिंट है इन डिजाइन्स का वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे बेसिक लेवल पे क्या होगा, सिर्फ वो कॉपीज बनाएगा उन ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से। कहने का मतलब देखो, आप हम जितने भी लोग हैं सबके अंदर लिवर है, हार्ट है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो क्या है, हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम हर बंदे को, जनरेशन टू जनरेशन जो भी ह्यूमंस है, जो भी कोई भी नया बर्थ हो रहा है, मतलब सबका सेम होता है, जितने भी हम ह्यूमंस हैं सबका सेम स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से जो ब्लूप्रिंट, मान लो आपके गाय है, गाय का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है तो उसका जो बेबी होता है वो उसी के जैसा होगा, वो हमारे जैसा तो हो नहीं सकता। तो जो रिप्रोडक्शन है वो उस ब्लूप्रिंट को ही क्या लेकर चलती है, बेसिक लेवल पे लेकर चलती है, उसी तरीके का बॉडी डिजाइन बनाती है। वी नो क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन information for inheritance of features from parents to नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हमें पता है जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं ना, आपकी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपका सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो इनहेरिट होती है, मतलब आपके पेरेंट्स में से आप तक आती है, आपके थ्रू आपके बच्चों में जाएगी, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो आपकी चीज़ें जो इनहेरिट आपसे मिली है, मतलब जो आपको अपने पिछली पीढ़ी से मिली है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, इनहेरिट जो आपने किया है पिछली पीढ़ी से, उनसे लिया है, वो चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, किसके थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, डायरेक्ट क्रोमोसोम तो चले नहीं जाते, हमारे क्रोमोसोम निकल के ऐसे चले जाएंगे, वो किसकी फॉर्म में जाते हैं, डीएनए की फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, डीएनए से, क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो सेम होगा, हमारा जो मेरा है वो सिमिलर होगा। वैसे तो डीएनए क्या होगा, सब हर बंदे का अलग होता है, लेकिन जो हमारा जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम से क्या हो रहे हैं, जो हमारे डीएनए की फॉर्म में आ रहा है, तो उस क्रोमोसोम के कुछ पर्टिकुलर डीएनए की फॉर्म में हमारी बॉडी में जो आ रहा है तो वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ से देखो, जो डीएनए है सेल के अंदर, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो डीएनए है सेल के अंदर, जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर, वो क्या है, सोर्स है किसका, प्रोटीन्स बनाने का। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए अभी हम कह रहे थे, हमने बोला था कि जो क्रोमोसोम है वो इन्फॉर्मेशन भेजती है, इनहेरिट करती है, मतलब अपने पेरेंट्स से अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू, ठीक है। तो जो ये डीएनए है ये क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो जो डिफरेंट प्रोटीन है वो बनेंगे, ठीक है। अगर चेंज नहीं हुए तो सेम रहेंगे, अगर डिफरेंट हो गए, चेंज हो गई इन्फॉर्मेशन, तो जो प्रोटीन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स है वो क्या होंगे, इवेंचुअली लेड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी डिज़ाइन में डिफरेंस आ जाएगा, ऑल्टर मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या है, डीएनए जो आपकी डीएनए के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम आपकी पहुंच रही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंज उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो, इसीलिए जो कॉपिंग है या डुप्लीकेशन है जेनेटिक मटेरियल का,
वो क्या हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जो हमारे जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आता है ना, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रेट्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं, उनके कुछ लक्षण हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है, उनके जो जीन्स है, आप हमें उनके जीन्स ही हमारे अंदर होंगे। तो ये क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर, तो उनकी जो कॉपी है, डुप्लीकेशन जो फॉर्म हो रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का, किसके थ्रू, रेप्लिकेशन के थ्रू, उसको ही हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, ठीक है। और इसको हम इनहेरिट करते हैं बाय प्रोगेनी। प्रोगेनी क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग और प्रोगेनी का एक ही मीनिंग होता है, जो हमारा चिल्ड्रन होता है, ठीक है, चाइल्ड जो होता है हमारा। तो वो कोई भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन है या फिर आपका कोई एनिमल है, किसी का भी। तो अब देखो, जो प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग सम वेरिएशंस। अब जो डीएनए कॉपिंग का जो प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं ईच टाइम। वेरिएशंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस, कुछ चीज़ें हैं अलग हो जाती है कॉपिंग के टाइम पे, कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, जो क्या है, बेसिस है एवोल्यूशन का। मतलब आपने देखा होगा, हमेशा से आपने सुना होगा बचपन से भी, कि जो जिराफ था ना, पहले उसकी गर्दन छोटी थी, लेकिन वो क्या करता था, पेड़ों पे से अपनी गर्दन को ऊंची करके जो पेड़ के पत्ते हैं उन सबको खाता था। तो उसकी गर्दन क्या हो गई, धीरे धीरे उसकी गर्दन इतनी लंबी होगी। और अब क्या है, वो इवोल्यूशन के कारण ही कि उसकी गर्दन अब परमानेंट लंबी ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशंस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, जिससे क्या हो जाता है, जो हमें नई चीज़ देखने को मिलती है। जो अपने, जैसे हमारा ही देख लो कि पहले हम बंदर थे, है ना, आपने फोटोज भी देखी होंगी बहुत सारी, कि पहले किस तरीके से हम हैं, वो चेंज हो गए। और अब हम, पहले हम थोड़े झुके थे, उसके बाद सीधे होते होते हम बिल्कुल स्ट्रेट हो गए आज जो खड़े हैं। तो ये सब क्या है, ये किसका एक प्रोसेस के अंदर आते हैं, एवोल्यूशन के अंदर आते हैं, जिसमें वेरिएशंस के थ्रू थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस, मतलब एकदम से आप चेंज नहीं देख पाओगे, वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं कुछ कुछ टाइम में, जिसके बाद आप अगर फर्स्ट और लास्ट जो देखोगे, इनिशियल और रिजल्ट लास्ट वाला देखोगे, तो आपको डिफरेंस अच्छे से पता लगेगा। तो देखो, जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक जैसे होते हैं लेकिन अलग होते हैं, एक जैसे और बिल्कुल सेम में बहुत फर्क होता है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो जो ये इनबिल्ट टेंडेंसी है, जो हमारी बॉडी की इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशंस के लिए, मतलब चेंजेस के लिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे, उसकी वजह से बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं इंडिविजुअल में, एक ही सेम स्पीसीज के। सेम स्पीसीज मतलब हम ह्यूमंस है, एक स्पीसीज हो गई। एनिमल्स में जिराफ है, वो एक स्पीसीज होगी, लॉयंस की एक स्पीसीज होगी, कैट, डॉग, इन सब की एक स्पीसीज होगी। तो अपनी सेम स्पीसीज में भी कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। दिस एक्चुअली इज यूजफुल फॉर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये भी क्या है, जो स्पीशीज है उसके सर्वाइवल के लिए ही है, कि एंश्योर, क्योंकि देखो, जिराफ है, अगर उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी ना होती, उस और वो ऊपर से जो पेड़ थे और उनके जो पत्ते वगैरह थे वो नहीं खा पाएगा, या कुछ भी, ये तो जिराफ का एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि भाई इतनी ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में कुछ एनिमल्स रह लेते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में कुछ एनिमल्स रह लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अगर नहीं ढलेंगे, उनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सर्वाइवल के लिए इंश्योर करना पड़ता है ये सब वेरिएशंस। अब देखो, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है द लाइफ प्रोसेसेस दैट इंश्योर्स दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। ये वो लाइफ प्रोसेस है, जीवन का वो प्रोसेस है, जिससे ये श्योर हो जाता है कि जो प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज है वो कभी भी डिसअपियर, गायब, डिसअपियर मीन्स गायब, गायब नहीं होंगी इस अर्थ से, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिप्रोडक्शन क्या है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है, एक नई अपने ही जैसे को पैदा कर सके, दैट लुक वेरी मच लाइक देम, वो बिल्कुल उस जैसा ही दिखता है। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करें, ठीक है। जैसे पेरेंट्स हमारे हमें जन्म देते हैं, एनिमल्स हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देखो, इसके दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल, ये दोनों टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो एक पेरेंट है, सिर्फ एक ही पेरेंट गिव अपना वो देता है, अपने बच्चे को जन्म देता है, बर्थ देता है, ठीक है। ओनली वन पेरेंट गिव्स राइज टू प्रोगेनी। प्रोगेनी मैंने अभी बताया था, जो यंग वंस होता है, हमारा चाइल्ड होता है, ऑफस्प्रिंग, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है। तो एक ही पेरेंट क्या करता है, अपनी प्रोगेनी को वो करता है, सॉरी जो सिर्फ एक पेरेंट है वो अपनी प्रोगेनी को जन्म देता है, या फिर उसको यंग वंस को बर्थ देता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसी तरीके से, जो अभी यहाँ पे वन पेरेंट था वो यहाँ पे टू हो जाएंगे, टू पर्सन्स इंक्लूड होते हैं इसमें, दो पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर कोई फ्यूजन नहीं होता डीएनए का, ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन होता है दो चीज़ों को मिक्स करना, ठीक है, फ्यूज हो जाना आपस में। तो डीएनए का कोई फ्यूजन इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इसके अंदर फ्यूजन होगा गैमेट्स का। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए हमारी जो गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल होता है और एक मेल गैमेट होता है। ये क्या होते हैं? एक तरह से रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो मेल और फीमेल दो होते हैं ये। तो फ्यूजन होता है गैमेट्स का इसके अंदर। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन फ्यूजन ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से क्या होगा? आपस में डीएनए उनका भी फ्यूजन होगा। थर्ड है आपका ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने बिल्कुल क्या होंगे? जो अपने उनके पेरेंट्स है उससे आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, सेम उसी जैसे मिल रहे होंगे बिल्कुल। ऑलमोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादातर जैसे 100 में से 90%, 95% है कि वो बिल्कुल उसी जैसा आपको दिखेगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है वो डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। आप क्या बिल्कुल सेम अपनी मम्मी जैसे हो या बिल्कुल अपने पापा जैसे हो? नहीं, आप पे बहुत डिफरेंस है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि ऑब्वियसली वो तो ह्यूमंस है, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो वही होगा। अब ये तो है नहीं गाय की तरह हमारी 4 टांगें हो जाएंगी। तो ये तो होगी मजाक की बात। तो आपको क्या होगा? जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, अदरवाइज दिखने में आप अलग होते हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखो, उसके बाद हम वेरिएशंस की जो बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वेरिएशन होती रहती है कुछ टाइम में चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब चेंजेस हैं वो स्ट्रक्चर में, बॉडी डिज़ाइन में आते रहते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ इंपॉर्टेंस तो यही है जो भी मैंने बोली। बाकी देखो, population of organism fill well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce। देखो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन वेल डिफाइंड प्लेस और नाइसेस, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका क्या है, जहाँ उनका ठिकाना। जैसे आपको पता है पेंगुइन है, बर्फ में रहते हैं, ठीक है, फिशेज है वो पानी में रहती हैं। तो जो उनकी उनकी कुछ वेल डिफाइंड प्लेसेस हैं कि वो वहीं रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर, वहीं पे उनकी एबिलिटी है, वहीं पर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कि फिश आप उसको बाहर निकाल दोगे, क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएगी? वो बाहर जी नहीं पाएगी, तो रिप्रोड्यूस कैसे कर पाएगी? जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं ज़मीन के अंदर जाके रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्या होती है? कुछ उनकी एबिलिटी होती है। इकोसिस्टम हमारा क्या होता है? इकोसिस्टम में हमारा जो पूरा हमारा इन्वायरमेंट है वो आ जाता है। तो जिस तरीके का इन्वायरमेंट उसको चाहिए रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है, वो भी क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद देखो, consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design features that allow the organisms to use the particular niche। देखो यहाँ पे जो डीएनए कॉपिंग है, डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होगा? बॉडी डिज़ाइन मेंटेन होगा, ठीक है, बॉडी डिज़ाइन फीचर्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर्टिकुलर नीच को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारी जो प्लेस है जहाँ पे उनके लिए सूटेबल होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। हाउएवर नीच कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो ये जो रिप्रोडक्शन है वो स्टेबिलिटी के लिए, जो हमारी पॉपुलेशन उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये उसके डायरेक्ट लिंक में है स्पीसीज के। लेकिन जो नीच है ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, कुछ रीजंस के कारण। कुछ जो कंट्रोल है ऑर्गेनिजम्स, मतलब आपने कुछ कहीं कहीं तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है और कहीं पर जो कोई पर्सन है, प्लेस टू प्लेस है, देखो उनकी सर्दियों में उनकी डिमांड अलग हो जाती है, गर्मियों में अलग हो जाती है, अकॉर्डिंगली कुछ जो चेंज होता रहता है। देखो एग्जाम्पल से देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीच। अगर कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी जनसंख्या है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, वो एक पर्टिकुलर उनको अपने लिए उन्होंने सूटेबल जगह ढूंढ ली है। अगर वो सूटेबल जगह ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड हो जाए, चेंज हो जाए, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? वहाँ से तो पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो कुछ वेरिएंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, क्योंकि मान लो एक्सेप्शंस देखो हर जगह होते हैं। ये यही कह रहा है कि मान लो किसी जो पेंगुइन्स हैं, तो पेंगुइन सारे के सारे क्या पेंगुइन्स बिल्कुल वहीं बर्फ में ही है, हमारे यहाँ नहीं है या फिर कहीं और नहीं है। तो कुछ ऐसे भी पेंगुइन्स होंगे आपको जो कहीं और पे भी कुछ ही सिर्फ 1-2% ऐसे, या हमारे अंदर से ही लगा लो। देखो मान लीजिए कि इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
आप एक उनको टॉपर्स को इकट्ठा कर लो, उन टॉपर्स में भी कुछ ना कुछ सब टॉपर्स हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको कुछ नहीं आ रहा है या स्किप हो गया, भूल गए हैं। तो जो एक्सेप्शंस है वो होते ही हैं, तो इसलिए एक साथ पॉपुलेशन नहीं खत्म होगी। जो एक्सेप्शंस है वो फिर भी उसको भी झेल सकते हैं। जो जैसे हमारे कोरोना में चल रहा है, इम्यूनिटी है, तो ज़रूरी है कि जो कोरोना जिसको भी हो रहा है भाई वो उसकी तो तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाएगी, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं। एक्सेप्शंस होते हैं, और ये है कि भाई कुछ लोग जो नहीं झेल पाते और कुछ लोग हैं वो झेल पाते हैं, ठीक है। बीमारी तो वही है कोरोना। तो ऐसे ही इसमें होता है, जो पॉपुलेशन है अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गया है तो भी पॉपुलेशन में कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो प्रेजेंट हो गए उसके अंदर, तो यहाँ पे चांसेस हैं टू सर्वाइव फॉर देम, ठीक है, कि वो सर्वाइव कर सकें। दस इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन ए टेम्परेट वाटर, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो टेम्परेट वाटर में रह रही है, तो जो वाटर का टेम्परेचर अब हम उसको इंक्रीज कर देंगे, मान लो वो इंक्रीज हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज की वजह से इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो जितने ये बैक्टीरिया हैं ये क्या हो जाएंगे, तो मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको तो मॉडरेट क्लाइमेट में रहने की आदत है, और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन कुछ वेरिएंट हैं जो रेजिस्टेंट है हीट के, जिनको आदत है, जिनकी क्षमता है उस हीट को क्या करने की, उसको उसका सामना करने की, तो वो बच जाएंगे, वो हो जाएंगे, वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, वो आगे फर्दर ग्रो करेंगे। आगे फर्दर ग्रो करेंगे तो और आगे रिप्रोडक्शन होगा, वो और फर्दर को इकट्ठा कर देंगे, तो इस तरीके से पॉपुलेशन कंटिन्यू रहेगी, खत्म नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए जो वेरिएशन है वो यूजफुल है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे, तो कोई भी सिचुएशन आई सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। अगर जैसे कोरोना है, अगर सबकी हमारी इम्यूनिटी सेम होती, हम सब खत्म हो जाते, लेकिन इम्यूनिटी लोगों की अच्छी भी है जिसकी वजह से लोगों ने इसको फाइट किया इसके अगेंस्ट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए। वेरिएशन मतलब चेंजेस। अब देखो, अब हम चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। ये 6 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं आज की वर्कशीट में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द लाइफ प्रोसेसेस दैट इंश्योर्स दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। उस लाइफ प्रोसेस का नाम बताओ जिससे आप बोल सकते हो कि श्योरिटी दे सकते हो कि अर्थ पे जो एनिमल स्पीसीज और जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स है, वो कभी भी गायब नहीं होंगे। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। द लाइफ प्रोसेसेस दैट इंश्योर दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ इज रिप्रोडक्शन। कौन सा है वो प्रोसेस? रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। जो डीएनए कॉपिंग है रिप्रोडक्शन के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है डीएनए कॉपिंग। तो देखो, जो प्रोसेस है डीएनए कॉपिंग, वो कुछ वेरिएशंस लेकर आती है हर टाइम, जो कि बेसिस है किसका, एवोल्यूशन का। जो कंसिस्टेंसी है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बॉडी डिज़ाइन है, उसके जो फीचर्स है उसको मेंटेन कर सके, और जो अलाउ कर सके ऑर्गेनिजम्स को टू यूज़ द पर्टिकुलर नाइच, ठीक है। ये आपको लिखना है किसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग में। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जो वेरिएशन है वो क्यों ज़रूरी है जीने के लिए, स्पीसीज है उनकी सर्वाइवल के लिए, उसको क्यों ज़रूरी बताया जा रहा है बार बार। तो आप लिखोगे, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर स्पीसीज सर्वाइवल बिकॉज जो वेरिएशन है वो ऑर्गेनिजम्स को ओवरकम करने में मदद करेगी एक्सट्रीम सिचुएशंस। बाय चांस कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए बहुत बुरी, तो वो उसको क्या करेगा, वेरिएशन उसको क्षमता देगा कि वो उससे फाइट कर सके। ऑर्गेनिज्म स्पीसीज हैं वो ऑक्यूपाई करती है वेल डिफाइंड पोजीशन इकोसिस्टम में, यूटिलाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप। रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ वर्कशीट में। जो प्रोसेस जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे, और जो कि वो बिल्कुल उसी जैसा सेम लगे, लुक उसी जैसा दिखने में हो, वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। इसके 2 टाइप्स कौन थे, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट गिव राइज टू यानी एक पेरेंट ही बच्चे को जन्म देता है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if an organism is reproducing without fusion of gamete, what type of reproduction is shown by it। अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं बिना फ्यूजन के, तो कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है, तो वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस ऑफ जो सेल है उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स क्या है, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको
6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए और पूरी वर्कशीट भी नहीं समझ में आया तो आप इस वर्कशीट को बेटा बार बार देखो। जब चीज़ों को आप बार बार सुनोगे ना तो आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होगी कि हाँ एक्चुअल में ये है क्या। अगर बार बार आपको नहीं सुनना, जैसे वीडियो आपको बार बार देखनी नहीं अच्छी लगती, तो आप उसको बार बार रीड करो। बुक लो, अपनी बुक को बार बार रीड करो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेकेंड या थर्ड रीडिंग में कि एक्चुअल में वो क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार समझ लो और उसके बाद उसको रीड करो और उसके बाद अपने क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। कोई भी डाउट है यहाँ से तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।